जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट। साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो भी सेमेस्टर फर्स्ट में ऑनर्स लिए हुए हैं, इसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका यूनिट थर्ड आज हम करा रहे हैं। यूनिट 2 और 1 जो है वह मैं ऑलरेडी करा दिया हूं, जो कि आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणा और भावना। प्रेरणा और भावना, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में है प्रेरणा। प्रेरणा की प्रकृति और प्रेरणा की जो प्रकार है वो क्या है। इसके बाद प्रेरणा का आवश्यकता, पदानुक्रम मॉडल। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे भावना, प्राकृतिक भावना। भावना का प्रकृति क्या है। इसके बाद भावना में शारीरिक परिवर्तन। और फिर तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे भावना के सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत पढ़ेंगे और काइनन वार्ड सिद्धांत। इसके बाद सचर सिंगर सिद्धांत। इसमें चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे अर्थ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है और आयाम, और साथ में निहितार्थ। और हाँ, साथ साथ में हम इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हम साथ साथ में उसको कराते जाएंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों का तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और आपको इधर उधर से भटकना ना पड़े। इसका जो भी यूनिट 2 और यूनिट 1 का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग को ढूंढना ना पड़े और आप लोग इजीली इसका क्लास कर सकते हैं। अगर इसका आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो है प्रेरणा, प्रेरणा की प्रकृति। तो प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति या स्थिति है। प्रेरणा जो एक आंतरिक शक्ति या स्थिति है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करती है और उसे सक्रिय रखती है। प्रेरणा जो है वह आंतरिक शक्ति है या स्थिति है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तेजित किया करते हैं, वही होता है प्रेरणा, और उसे सक्रिय रखती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट में जो दिया गया है चक्रवर्ती प्रक्रिया, यह आवश्यकता से शुरू होती है, फिर तनाव पैदा करती है और लक्ष्य प्राप्ति के बाद शांत हो जाती है। ये जो चक्रवर्ती प्रक्रिया है यह आवश्यकता से शुरू होती है। यह कब से शुरू होती है, तो यह आवश्यकता से। इसके बाद वह फिर तनाव पैदा करती है, उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति के बाद वह शांत हो जाती है, चक्रवर्ती प्रक्रिया। इसके बाद इसका उद्देश्य पूर्ण, यह हमेशा किसी न किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। जो प्रेरणा होती है वह किसी न किसी लक्ष्य पर निर्देशित होती है। इसके बाद है आंतरिक स्थिति, इसे सीधे देखा नहीं जा सकता है। आंतरिक स्थिति जो है इसको देखा नहीं जा सकता है, केवल व्यवहार के माध्यम से समझा जा सकता है। आंतरिक स्थिति को देखा नहीं जा सकता है, इसे केवल व्यवहार के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके बाद चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट में जो दिया गया है कि प्रेरणा के प्रकार। तो मुख्य रूप से प्रेरणा दो प्रकार की होती है। जो मुख्य रूप से प्रेरणा होती है वह दो प्रकार की होती है। इसमें पहला जो है आंतरिक प्रकार जो है आंतरिक, और दूसरा जो प्रकार है वो होता है बाहरी। इसका विवरण दिया गया है। आंतरिक में जब व्यक्ति अपनी खुशी या संतोष के लिए कोई काम करता है वो होता है आंतरिक। इसका उदाहरण है पेंटिंग करना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आपको वो संतोष के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रकार जो होगा वो आंतरिक में आएगा। इसके बाद है बाहरी। बाहरी में विवरण दिया गया है कि जब व्यक्ति किसी पुरस्कार जैसे पैसे या प्रशंसा के लिए काम करता है, यह होता है बाहरी। जब व्यक्ति पुरस्कार या पैसे या प्रशंसा के लिए काम करता है। इसके बाद इसका उदाहरण है अच्छे ग्रेड के लिए पढ़ना या वेतन के लिए काम करना, यह होता है बाहरी प्रकार प्रेरणा का। इसके बाद है तीसरा पॉइंट। इसमें तीसरा पॉइंट में है मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल।
तो अब्राहम मास्लो ने 1943 में यह सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार मनुष्य की ज़रूरतें एक पिरामिड की तरह होती है। जो 1943 में अब्राहम मास्लो ने जो सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार मनुष्य की ज़रूरतें एक पिरामिड की तरह होती है। जब तक नीचे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, व्यक्ति ऊपर की ज़रूरतें की ओर नहीं बढ़ती है। ये मास्लो के द्वारा जब जब किसी व्यक्ति की नीचे की ज़रूरत पूरा नहीं होते, तब तक वह ऊपर की ज़रूरत पर ध्यान जो है नहीं देते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पदानुक्रम के अनुसार। पहला पॉइंट, शारीरिक आवश्यकताएं। ये जीवन जीने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे भोजन, खाना, पानी, नींद, हवा। ये है शारीरिक आवश्यकता जो जीवन जीने के लिए आवश्यक ही है। इसके बाद है दूसरा, सुरक्षा आवश्यकताएं। सुरक्षा की आवश्यकताएं, जब पेट भर जाता है तो व्यक्ति सुरक्षा चाहता है। जब पेट भर जाता है तो व्यक्ति जो है वह सुरक्षा चाहता है, जैसे नौकरी से सुरक्षा या स्वास्थ्य सुरक्षा या घर, आर्थिक सुरक्षा। यह होता है सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, इसमें संबंधता और प्रेम। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसे रिश्तों की जरूरत होती है। मनुष्य को जो है वो रिश्तों की जरूरत होती है, जैसे दोस्ती, प्यार, परिवार या प्यार। इसके बाद है चौथा पॉइंट, इसमें सम्मान की आवश्यकता है। जो प्रेरणा में होता है चौथा पॉइंट में अब सम्मान की आवश्यकता है। यहाँ व्यक्ति समाज में पहचान, आत्मविश्वास और दूसरों से आदर चाहता है। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, आत्म साक्षात्कार। यह सबसे उच्चतम स्तर है। इसका अर्थ है अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और वह बनना जो आप बनने के योग्य है। यह होता है आत्म साक्षात्कार के महत्व। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भावना, जिसको हम इमोशन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट में है भावना की प्रकृति। तो इमोशन शब्द लैटिन शब्द इमोवेर से बना है। जो इमोशन शब्द बना है वो लैटिन शब्द से बना है जो इमोवेर है। इसका अर्थ है कि उत्तेजित करना या हलचल मचाना। इसका जो अर्थ है वो उत्तेजित करना या हलचल मचाना। यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें तीन मुख्य तत्व शामिल है। इसमें जो है भावना में तीन मुख्य तत्व शामिल है। इसमें पहला जो है व्यक्तिपरक अनुभव, हम कैसा महसूस करते हैं, जैसे खुशी या डर या गुस्सा, यह होता है व्यक्तिपरक अनुभव। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं, हमारे शरीर के अंदर होने वाले बदलाव, यह होता है शारीरिक प्रतिक्रियाएं। बाद है इसमें तीसरा पॉइंट, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। तो हम बाहर से कैसे दिखते हैं, जैसे मुस्कुराना या रोना, यह होता है व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें भावना में दूसरा पॉइंट, भावना में शारीरिक परिवर्तन। जब हम किसी तीव्र भावना जैसे डर या क्रोध का अनुभव करते हैं तो हमारा स्वायत्व तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। इसमें दो प्रणाली काम करती है। इसमें जो भावना में जो है दो प्रणाली काम करती है। इसमें पहला जो है ए पॉइंट में जो दिया गया है सहानुभूति तंत्र। यह शरीर को लड़ो या भागो की स्थिति के लिए तैयार करता है। ये जो सहानुभूति तंत्र है वह शरीर को लड़ो या भागो की स्थिति तैयार करता है। इसके मुख्य लक्षण है, इसका जो मुख्य लक्षण है, जैसे हृदय गति में वृद्धि। तो दिल तेजी से धड़कने लगता है ताकि मांसपेशियों को अधिक रक्त मिल सके। दिल जो है वह तेजी से धड़कने लगता है ताकि मांसपेशियों को जो अधिक रक्त मिल सके। इसके बाद दूसरा पॉइंट में जो दिया गया है रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी कहता है, इसका बढ़ना। तो बढ़ना धमनियां सिकुड़ जाता है और बीपी जो है वह बढ़ जाता है। यह होता है सहानुभूति तंत्र का सेकंड उदाहरण। इसके बाद है तीसरा उदाहरण श्रवण दर। तो सांसें तेज और उथली हो जाती है ताकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। इसमें श्वसन दर जो है, इसमें जो है सांसें तेज हो जाती है और उथली हो जाती है ताकि शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके।
इसके बाद है इसमें पसीना आना, तो विशेष रूप से हथेलियों और माथे पर पसीना आने लगता है, जो होता है भावना का उदाहरण है। इसके बाद है पाचन क्रिया का रुकना, तो ऊर्जा बचाने के लिए पाचन धीमा हो जाता है, मुंह सूखना इसी का परिणाम है। इसके बाद है पुतलियों का फैलना, तो ताकि दृष्टि अधिक स्पष्ट हो सके, इसमें पुतलियों का जो फैलना होता है ताकि दृष्टि अधिक स्पष्ट हो सके। तो चलिए अब देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट में जो दिया गया है परानुभूति परासहानुभूति तंत्र। तो जब भावनात्मक स्थिति समाप्त हो जाती है, तो यह तंत्र शरीर को वापस सामान्य स्थिति में लाता है। यह होता है परासहानुभूति तंत्र। इसका पॉइंट में जो दिया गया है हृदय गति सामान्य हो जाती है, हृदय की गति समान हो जाती है। इसमें जो है परासहानुभूति तंत्र में हृदय की गति सामान्य हो जाती है। इसके बाद है रक्तचाप की कमी, और तीसरा पॉइंट है इसमें पाचन फिर से शुरू हो जाता है। यह होता है परासहानुभूति तंत्र का काम। इसके बाद है इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया गया है मस्तिष्क की भूमिका, तो भावनाओं के नियंत्रण में मस्तिष्क के दो हिस्से सबसे प्रमुख है। इसमें पहला है एमिगडाला, यह हर डर और आक्रामकता जैसी भावनाओं का केंद्र है। ये अमिगडाला जो है ये हर डर और आक्रामकता जैसी भावनाओं का केंद्र है। इसके बाद है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस यह शारीरिक परिवर्तनों जैसे पसीना या धड़कन को नियंत्रित करता है। इसके बाद आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, नोट में हम दे दिए हैं कि परीक्षा में अक्सर भावना के सिद्धांत जैसे जेम्स लैंग या कैनन बार्ड थ्योरी भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग उसको भी, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं अगले क्लास में आपका ये भी क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद चलिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं भावना के सिद्धांत। तो पहला जो है जेम्स लैंग सिद्धांत, तो विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने तर्क दिया कि भावनाएं हमारे शारीरिक परिवर्तन का परिणाम है। तो विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने तर्क दिया कि भावनात्मक जो है वो हमारे शरीर में परिवर्तनों का परिणाम है। इसका पहला तर्क था, पहले हम एक उत्तेजना देखते हैं, हमारा शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है, फिर हम उस पर शारीरिक प्रतिक्रियाएं को महसूस करके भावना का नाम देते हैं। इसका तर्क था जेम्स लैंग का। इसके बाद इसका उदाहरण है हम दुखी है क्योंकि हम रोते हैं, या हम डरते हैं कि क्योंकि हम कांप रहे हैं। इसका प्रतिक्रिया उत्तेजना, शारीरिक प्रतिक्रियाएं, भावना का अनुभव, यह होता है इनकी प्रतिक्रिया। इसके बाद चलिए देखते हैं कैनन वार्ड सिद्धांत। वाल्टर कैनन और फिलिप वार्ड ने जेम्स लैंग के सिद्धांत को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि शारीरिक परिवर्तन और भावना का अनुभव एक साथ होते हैं। तर्क, जब हम कोई उत्तेजना देखते हैं तो हमारा थैलेमस मस्तिष्क के दो हिस्से को एक साथ संदेश भेजता है, एक हिस्सा शरीर को सक्रिय करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो भावना का महसूस करता है। इसका उदाहरण है शेर को देखकर आप एक ही पल में कांपते भी है और डर भी महसूस करते हैं। प्रतिक्रिया उत्तेजना राइट एरो, थैलेमस राइट एरो, शारीरिक प्रतिक्रियाएं भावना दोनों एक साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सचर सिंगर सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत। तो स्टेनली सचर और जेरोम सिंगर ने इसमें एक नया मोड़ जोड़ा। तो संज्ञान तर्क, भावना पैदा होने के लिए दो चीजें जरूरी है, पहला शारीरिक उत्तेजना और दूसरा जो है उस उत्तेजना की मानसिक व्याख्या। हम अपने आसपास के माहौल को देखकर तय करते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। यह होता है सचर सिंगर सिद्धांत, जिसमें जो है बता रहा है कि इसमें दो
भावना पैदा होता है। इसमें पहला जो है शारीरिक उत्तेजना और दूसरा है उस उत्तेजना की मानसिक व्याख्या करना। हम अपने आसपास के माहौल को देखकर तय करते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। इसके बाद इसका उदाहरण में जो दिया गया है कि अगर अपनी धड़कन तेज है और आप एक डरावनी फिल्म देख रहे हैं तो आप उसे डर कहेंगे। अगर वही धड़कन किसी प्रियजन को देखकर तेज हुई है तो आप उसे उत्साह या प्यार कहेंगे। इसके बाद इसकी प्रक्रिया जो निकलता है कि उत्तेजना, इसके बाद राइट एरो शारीरिक प्रतिक्रियाएं और फिर राइट एरो संज्ञानात्मक मूल्यांकन सोचना, इसके बाद राइट एरो और भावना, ये होता है इनकी प्रतिक्रियाएं। इसमें जो है सभी मनोवैज्ञानिक अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं और उदाहरण दिए हैं और तर्क दिए हैं। वही आप लोग को पूछ रहा है कि एग्जाम में किस तरह से लिखा जाए। इसके बाद इनका जो निकलता है सिद्धांत जो दिया और क्या क्या उनके मुख्य विचार थे और पहले क्या होता है, वही हम स्लाइड वाइज बना दिए हैं। तो इसमें पहला जो है जेम्स लैंग, तो जेम्स लैंग शरीर पहले भावना बाद में। तो इसका जो पहले क्या होता है तो शारीरिक प्रतिक्रिया, इसके बाद जो है भावना होता है। और फिर है कैनन वार्ड, तो कैनन वार्ड दोनों एक साथ होता है। इसने जो प्रतिक्रिया दिया था कि दोनों एक साथ होता है, इसमें जो है शरीर प्लस भावना समांतर, कैनन वार्ड के द्वारा दोनों एक समान होते हैं। इसके बाद है सचर सिंगर तो सोचना और जरूरी है। इसके बाद शरीर प्लस सोच प्लस एरो प्लस भावना, यह होता है। सभी मनोवैज्ञानिक अपने अपना तर्क दिए हैं। तो इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट। इसमें जो दिया गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं और दूसरे की भावनाओं को पहचानता है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को और दूसरे की भावनाओं को पहचानता है, उनमें अंतर करता है और इस जानकारी का उपयोग अपनी सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, भावनाओं को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना ही ईआई कहलाता है। भावनाओं को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है। शॉर्ट नाम है ईआई, इमोशन इंटेलिजेंस। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आयाम। तो डैनियल गोलमैन के अनुसार इसके 5 प्रमुख आयाम है। इसमें पहला जो है आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, ताकत, कमजोरियों और मूल्यों को पहचानना, यह जानना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि और क्यों, यह होता है आत्म जागरूकता। इसके बाद है इसमें दूसरा पॉइंट आत्मनियमन, तो अपनी भावनाओं विशेषकर नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध को नियंत्रित करना, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया न देना, यह होता है आत्मनियमन। इसके बाद है तीसरा पॉइंट आत्म प्रेरणा, केवल पैसे या पद के लिए नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को भीतर से प्रोत्साहित करना, यह होता है आत्म प्रेरणा। इसके बाद है इसमें चौथा पॉइंट में सहानुभूति, तो दूसरे की भावनाओं को उनके नज़रिए से समझना, इसे दूसरे के जूतों में पैर रखकर देखना भी कहते हैं। इसको सहानुभूति का जो होता है इसमें दूसरों के जूतों में पैर रखकर देखना भी होता है। इसके बाद है सामाजिक कौशल, तो रिश्तों को निभाना, दूसरे के साथ तालमेल बिठाना और प्रभावी संवाद करना, यह होता है सामाजिक कौशल। इसके बाद है निहितार्थ, तो निहितार्थ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वह हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, तो उच्च ईआई जैसे इमोशन इंटेलिजेंस कहा जाता है। ईआई वाले लोग तनाव या और चिंता को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बेहतर संबंध, सहानुभूति और सामाजिक कौशल के कारण इनके परिणामों और मित्रों के साथ संबंध मधुर होते हैं। यह होता है बेहतर संबंध में सहानुभूति और सामाजिक कौशल के कारण ही परिवार और मित्रों में अपनी
अपनी जो है स्टेटस बनी रहती है। इसके बाद है कार्यस्थल पर सफलता। तो शोध बताते हैं कि कार्यस्थल पर सफलता के लिए IQ बुद्धि लब्धि से ज़्यादा EQ भावनात्मक लब्धि जरूरी है। यह टीम वर्क और नेतृत्व में मदद करता है। यह जो है IQ से ज़्यादा जो है EQ भावनात्मक बुद्धि लब्धि यह होता है नेतृत्व जैसे लीडरशिप में मदद करता है। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट पॉइंट निर्णय लेने की क्षमता। तो भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। भावनाएं जो है वे हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है एक भावनात्मक रूप से। दूसरा जो है बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं के बहाव में आकर गलत फैसले नहीं लेते। तो चलिए अब देखते हैं IQ और EQ एक नज़र में। तो इसका विशेषता क्या है? तो तर्क गणित और स्मृति की क्षमता। इसके बाद है EQ। तो EQ में है भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता। इसमें है विशेषता सीखना। तो IQ में है यह काफ़ी हद तक जन्मजात और स्थिर होती है। यह होता है IQ का डिफिनेशन। इसके बाद EQ क्या है? इसे अभ्यास और अनुभव से सीख बढ़ाया जाता है। इसके बाद है उपयोग। तो स्कूल और परीक्षा में सफल होने के लिए। और फिर इसका EQ है जीवन और करियर में सफल होने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इसमें पहला प्रश्न है प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी BF स्किनर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मास्लो के अनुसार पिरामिड में सबसे निचला बुनियादी स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन सी शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन डी सामाजिक आवश्यकताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शारीरिक आवश्यकताएं। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन में है वेतन के लिए काम करना किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन बी बाहरी प्रेरणा, ऑप्शन सी आत्म प्रेरणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाहरी प्रेरणा। इसके बाद चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है कि पहले शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है फिर भावना का अनुभव होता है? ऑप्शन ए कैनन वार्ड सिद्धांत, ऑप्शन बी सचर सिंगर सिद्धांत, ऑप्शन सी जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन डी गोलमैन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स लॉन्ग सिद्धांत। इसके बाद चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो फाइट या फ्लाइट लड़ो या भागो की स्थिति के लिए शरीर का कौन सा तंत्र जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सहानुभूति तंत्र, ऑप्शन बी परासहानुभूति तंत्र, ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी पाचन तंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सहानुभूति तंत्र। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। तो कैनन वार्ड सिद्धांत के अनुसार भावना के दौरान शारीरिक परिवर्तन और भावनात्मक अनुभव ऑप्शन ए एक के बाद एक होते हैं, ऑप्शन बी एक साथ होते हैं, ऑप्शन सी केवल शारीरिक बदलाव होते हैं, ऑप्शन डी केवल मानसिक बदलाव होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक के साथ होते हैं। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन में है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए स्टेनली सचर, ऑप्शन बी डेनियल गोलमैन, ऑप्शन सी कार्ल लैंग, ऑप्शन डी अब्राहम मास्लो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेनियल गोलमैन। इसके बाद आठवां क्वेश्चन। दूसरे की भावनाओं को महसूस करने और उनके नज़रिए को समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आत्म जागरूकता, ऑप्शन बी आत्मनियमन, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी असामाजिक कौशल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहानुभूति। तो चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन।
तो सचर सिंगर सिद्धांत में भावना के लिए किन दो कारकों को आवश्यक माना गया है? ऑप्शन ए डर और खुशी, ऑप्शन बी शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी भूख और प्यास, ऑप्शन डी नींद और आराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक मूल्यांकन। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर इसका आप लोग PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का जैसे MIC, MJC या MDC किसी भी सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस सब्जेक्ट का क्लास का मांग कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को उसी सब्जेक्ट का क्लास करा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।